वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। 15 अगस्त 1947। इस दिन से एक यात्रा शुरू हुई, उस देश की यात्रा जो अब खुद मुख्तार था। कहां जाना है ये मालूम तो था, पर रास्ते धुंधले थे। इस यात्रा में वो इंसान नहीं था जो सबसे आगे मशाल लेकर अब तक चल रहा था। बापू के सपनों को पीछे छोड़ विशाल जनसमूह वाला ये मुल्क अपने कदम आगे बढ़ा चुका था। आज इतनी लंबी यात्रा तय कर चुके हैं। गिरते संभलते, सीखते समझते हमने एक हिंदुस्तान बनाया है जिस पर हम सबको गर्व है। लेकिन आज का भारत और बापू की कल्पना में बसा भारत दोनों अलग अलग हैं। अपने जीवन के हर संघर्ष में बापू के सपनों में बसा भारत कई मायनों में अलग था। यहां तक पहुंचने की यात्रा का नेतृत्व बापू के विचार करते तो अगर इस देश की सत्ता, व्यवस्था और सोच बापू के आदर्शों के हिसाब से होती तो आज कैसा होता भारत, भारत बापू वाला। जी हां, बापू वाला भारत। और आज हम अतीत के पन्नों में कहीं गुम हुए उसी भारत के सपने का जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती है। आज अहिंसा दिवस है। वैसे तो बापू के बारे में कहने, सुनने और विचारने को इतना कुछ है कि वक्त के दायरे छोटे पड़ जाएं। लेकिन आज हम बापू के उस सपने का जिक्र करेंगे जो मरते दम तक बापू की आंखों में था। सपना एक ऐसा भारत बनाने का जिसके लिए ताउम्र उन्होंने संघर्ष किया और देश की सबसे बड़ी लड़ाई में उसका नेतृत्व किया। आज बात भारत की जो बापू के सपनों में बसता है। जी हाँ, तो भारत की आजादी, विभाजन और खून के जिन दस्तावेजों में लिपटी हुई आई, उसे बापू ने कभी स्वीकार नहीं किया। न तो वो उनकी कल्पना में था, न ही उनके सपनों में। बापू ने कहा था कि ये वो आजादी नहीं जिसके लिए पूरा मुल्क सदियों से लड़ता रहा। बापू का सपना तो अविभाजित भारत का था। बापू का सपना एक भारत का था। और सोचिए कि अगर ऐसा होता तो भारत कैसा होता। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। वक्त को पलटा नहीं जा सकता, इतिहास को बदला नहीं जा सकता। जो वक्त एक मुल्क के लिए गुजर जाता है उसे वापस मोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन कल्पना कीजिए कि हम आजादी के उस मोड़ पर हों जहां से स्वतंत्र भारत की यात्रा शुरू हुई और जो भारत उस दिन आजाद हो रहा था। अगर वो गांधी के सपनों का भारत होता तो तस्वीर क्या होती, वो भारत कैसा होता, कैसा होता भारत का आकार प्रकार, नक्शे में कैसी होती भारत की तस्वीर। देश में जब भारत विभाजन के साथ आजादी की रूपरेखा तैयार की जा रही थी तब बापू ने साफ कहा था कि भारत का विभाजन उनकी लाश पर होगा, उनके जीते जी भारत नहीं बटेगा। यानी साफ है कि गांधी के सपनों का भारत अगर आज होता तो वो कुछ अलग होता। मौजूदा भारत का नक्शा वही होता जो 1947 में ब्रिटिश इंडिया का था। यानी भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल होते।
भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेड क्लिफ लाइन नहीं होती। भारत के आज के कुल क्षेत्रफल में वो हिस्सा भी जुड़ा होता जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में आता है। चलिए इस बात को आंकड़ों की नजर से समझते हैं। क्या होता बापू के भारत का क्षेत्रफल? मौजूदा समय में भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8,03,940 वर्ग किलोमीटर है। बांग्लादेश का क्षेत्रफल 1,47,570 वर्ग किलोमीटर है। बापू के सपनों के अविभाजित भारत का क्षेत्रफल आज करीब 42,38,813 वर्ग किलोमीटर होता। गांधी के सपनों का भारत मौजूदा भारत से करीब 29% बड़ा होता। बापू वाले भारत का नक्शा और आकार प्रकार अलग होता और पड़ोसी भी अलग अलग होते। कौन होता भारत का पड़ोसी? पश्चिम में पाकिस्तान से लगे देश मसलन अफगानिस्तान और ईरान की सीमाएं हमसे सीधी जुड़ी होती, वो हमारे सबसे करीब पड़ोसी होते। भारत की सीमा ईरान से 909 किलोमीटर तक जुड़ी होती। उत्तर पूर्व में चीन और भारत को अलग करती मैकमोहन रेखा और ज्यादा लंबी होती और शायद चीन के साथ हमारी सीमा 4,500 किलोमीटर से भी ज्यादा होती। इधर पूर्व की ओर बंगाल एक होता और हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी म्यांमार होता, जिससे बस 300 किलोमीटर तक की सीमा हमसे जुड़ी होती। भूटान और नेपाल की स्थिति जस की तस होती। गांधी के सपनों के अविभाजित भारत में आबादी आज कहीं अलग होती। आज जो आबादी 3 टुकड़ों में बटी है वो एक होती और फिर भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश होता। भारत की कुल आबादी 1,50 करोड़ से ज्यादा होती, जो चीन की मौजूदा आबादी से 10 करोड़ से भी ज्यादा होती। गांधी के भारत में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश भी होता। साफ है कि गांधी का सपना अगर सच होता तो भारत बढ़ता नहीं और फिर न भारत पाकिस्तान के बीच सीमाओं को लेकर झगड़ा ही होता। कश्मीर का मुद्दा न होता, हम दुनिया के सबसे बड़े मुल्क होते। हमारे पड़ोसी कुछ और होते, हमारी सीमाएं कुछ और होती और हमारी पहुंच कुछ और होती। लेकिन एक चुनौती जरूर होती कि इतनी बड़ी आबादी वाले, इतने बड़े क्षेत्रफल वाले देश का शासन और प्रशासन कैसे चलता। बापू ने देश चलाने के लिए इस पहलू से लेकर तमाम दूसरी बातों पर भी अपने सिद्धांत दिए हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अर्थव्यवस्था को लेकर बापू की अपनी अवधारणा थी। आज की वैश्विक और आधुनिक अर्थव्यवस्था में कई लोगों को यह लग सकता है कि बापू के विचार आज के लिए फिट नहीं है, लेकिन जब देश में मेक इन इंडिया की बात हो रही है तो हम वही कह रहे हैं जो बापू कहते थे। आज जब गांव के विकास और लघु उद्योगों को विकसित कर स्वरोजगार की बात हो रही है तो बात दरअसल गांधी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की ही हो रही है। हम सालों बाद उसी स्किल डेवलपमेंट पर जोर दे रहे हैं जिसे बापू ने सालों पहले, बरसों पहले भारत के लिए तय किया था। गांधी के सपनों का भारत आज के भारत से कहीं अधिक विशाल था। तो एक सवाल ये उठ सकता है कि फिर ऐसे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होती, भारत का मार्केट सिस्टम कैसा होता, आज से वो कितना अलग होता। ये जानने के लिए कुछ मोटी मोटी बातें समझना बहुत जरूरी है। बापू पश्चिम की तर्ज पर भारत को कल कारखानों का देश नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि दूसरे देशों के मुकाबले भारत बड़ी ग्रामीण आबादी वाला देश था। बापू मानते थे कि एक जगह पर जरूरत से ज्यादा उत्पादन समस्याओं की जड़ बन जाता है। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत को स्थानीय जरूरतों के हिसाब से स्थानीय स्तर पर उत्पादन करना चाहिए, जिससे मांग और आपूर्ति का संतुलन हमेशा बना रहेगा। गांधी मशीनों के प्रयोग को सिर्फ मानव की सुविधा के लिए मानते थे।
न कि उसका प्रयोग बेहिसाब दौलत पैदा करने के लिए किया जाए। मशीनीकरण और बड़े स्तर पर कल कारखाने शोषण को बढ़ावा देते हैं। बापू मानते थे कि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार ग्रामीण विकास पर होना चाहिए, शहरीकरण पर नहीं। गांधी चाहते थे कि भारत में अमीर तो हों, पर अपनी संपत्ति के मालिक न होकर सिर्फ ट्रस्टी हों। अब सवाल यह है कि गांधी के विचारों के आधार पर अगर भारत का निर्माण होता तो भारत का आर्थिक ढांचा कैसा होता, बाजार कैसे होते, उपभोक्ता कैसे होते, कंपनियों का स्वरूप क्या होता। और भारत में इन दिनों में एक विषय लेकर के चल रहा हूं, मेक इन इंडिया। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि देश को स्टार्टअप यानी अपना धंधा शुरू करने की योजना पर काम करना चाहिए, आज जब मेक इन इंडिया की बात होती है, और आज जब चीन के गांव में बसे छोटे उद्योगों वाली इकोनॉमी की बात होती है, तब गांधी की योजना समझ में आने लगती है। अगर ये देश बापू वाला होता तो आज भारत में शहरों से ज्यादा गांव विकसित और संपन्न होते। रोजगार के लिए गांवों से पलायन कम होता और शहरों पर दबाव कम होता, मतलब उनका भी संतुलित विकास होता। स्थानीय स्तर की मांगों को ध्यान में रखकर उत्पादन और आपूर्ति होती, तब जमाखोरी, मूल्यों में बेतहाशा इजाफा, बाजारों का केंद्रीकरण, ये सब नहीं होता। जी को मुक्त बाजार व्यवस्था का समर्थक तो कतई नहीं मान सकते हैं। गांधी जी आर्थिक स्वराज्य में, आर्थिक स्वावलंबन में यकीन करते थे, वो ग्राम स्वराज्य में यकीन करते थे, पर्यावरण के संरक्षण पे बहुत ज़्यादा बल देते थे, और उनका जो सबसे बड़ा बल था वो आर्थिक विकेंद्रीकरण के ऊपर था। वो किसी भी तरीके के आर्थिक केंद्रीकरण के खिलाफ थे। देश में संपदा पर बड़े पूंजीपतियों का ऐसा वर्चस्व नहीं होता, क्योंकि ये तमाम लोग अपनी संपत्तियों के ट्रस्टी होते जो उसका मैनेजमेंट करते। गांधी के भारत में आज जितनी आर्थिक असमानता नहीं होती। मशीनीकरण का ऐसा व्यापक विस्तार न होने से व्यक्तिगत श्रम की अहमियत ज्यादा होती और ज्यादा रोजगार के अवसर मिलते। आज जीडीपी में सबसे ज्यादा खेती और लघु उद्योगों का हिस्सा होता। भारत के निर्यात में सेवा के साथ साथ कृषि उत्पादों का हिस्सा ज्यादा होता। गांधी की आर्थिक नीति में अगर आज की तकनीक को जोड़ दिया जाए, मसलन ई कॉमर्स को, तो आज जो काम स्नैपडील जैसे संस्थान कर रहे हैं वो बहुत पहले ही हो चुका होता, क्योंकि स्थानीय स्तर पर कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन और उपलब्धता ज्यादा होती। एक सवाल ये जरूर उठता है कि भारत क्या गांधी के विचारों को मानकर दुनिया की अर्थव्यवस्था से मुकाबला कर पाता? तो बापू के भारत का मकसद बेतहाशा पूंजी पैदा करना नहीं होता, बल्कि पूंजी को देश की जरूरत के हिसाब से वितरण पर होता, जिसके दायरे में अमीर और गरीब सबकी जरूरतें होती। वैसे एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल था, लेकिन गरीबों की बड़ी आबादी थी, क्योंकि पूंजी की जबरदस्त असमानता थी। बहरहाल ये सवाल तो रहेगा कि क्या गांधी की आर्थिक नीति पर चलकर भारत की अर्थव्यवस्था आज से बेहतर होती या खराब? लेकिन ये बात शायद सच लगती है कि बापू वाले भारत में आज गांवों की जो दशा है उसमें काफी समय पहले बदलाव आ चुका होता। ऐसे में वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते, और रीढ़ जितनी मजबूत होती है, शरीर उतना ही तन कर चलता है। बापू के भारत की संकल्पना को लेकर बहस तब भी थी, बहस आज भी है, और इस बहस में सबसे ज्यादा जिस विषय पर सबसे कठिन सवाल सामने आए थे वो थी देश की राजनीतिक व्यवस्था। कैसा पॉलिटिकल सिस्टम देश में चाहते थे बापू, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे।
आजादी के समय जो सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में था वो था भारत के भावी राजनीतिक ढांचे का। यह बात तो तय थी कि भारत में लोकतंत्र ही होता, लेकिन शासन का ढांचा क्या होता, कांग्रेस की भूमिका क्या होती, इन सब को लेकर बापू ने जो मत दिया, अगर उसे स्वीकार कर लिया जाता तो विश्वास कीजिए आज जो राजनीतिक ढांचा हम देख रहे हैं वो नहीं होता और सत्ता के केंद्र में गांव होते, गांवों के प्रतिनिधि होते। आजादी मिलने के समय गांधी भारत की राजनीतिक संरचना को लेकर काफी चिंतित और विरक्त हो चले थे। जिस तरफ भारत की राजनीति बढ़ चली थी, उसकी तस्वीर और बापू की कल्पना का अंतर बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन भारत को गांधी के सपनों के सांचे में ढाला जाता तो देश की राजनीति कुछ अलग होती। क्या होता कांग्रेस का? गांधी आजाद भारत में कांग्रेस की अलग भूमिका तय करना चाहते थे, जिसके तहत कांग्रेस किसी राजनीतिक दल की तरह नहीं बल्कि देश की राजनीति और लोकतंत्र में सहयोगी संस्था की तरह होती। गांधी कांग्रेस के बदले रूप को लोक सेवक संघ नाम देना चाहते थे। गांधी कांग्रेस की राजनीतिक सक्रियता एक दल की जगह एक सेवा समिति के रूप में तय करना चाहते थे, जो जनता और देश की सेवा करे। मतलब आज भारत में शायद भाजपा के सामने कोई और ही राजनीतिक दल होता। गांधी के भारत में कांग्रेस का रोल जनता और दूसरे दलों की बेहतर सरकार चुनने में मदद करने का होता। मतलब कांग्रेस आज की मोदी सरकार के कामकाज में शायद सहयोग करती नजर आती। लेकिन आजादी मिलने के बाद कांग्रेस के कामकाज में बदलाव को देखते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की उपयोगिता अब नहीं रही। कांग्रेस के बहुत सारे नेता या देश के कहे उसमें जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे, जब तक गांधी जी जीवित रहे उनसे जुड़े रहे, उनके साथ रहे, उनको छोड़ा नहीं। लेकिन 1948 में उनके निधन के बाद से अगर उन्होंने कुछ छोड़ा है तो गांधी जी के विचारों को छोड़ा है, और ख़ासकर ग्रामों को विकसित करने की जो उनकी धारणा थी, जो अवधारणा थी, उसका बिल्कुल भी अनुपालन नहीं किया गया। उसके बनस्पत भारतीय सरकार ने पश्चिमी जगत का जो विकास का मॉडल था उसको अपनाया, और उसका परिणाम स्वरूप आज हम इस स्थिति पे हैं कि ना हम इधर के बच्चे हैं ना उधर के बच्चे। गांधी जी का गांवों पर सबसे ज्यादा फोकस था, तो गांधी के भारत में राजनीतिक ढांचे की शुरुआत भी यहीं से है। कैसा होता पंचायत आधारित राजनीतिक ढांचा? गांव की 5 सदस्यीय पंचायत पहली राजनीतिक इकाई होती जिसमें वयस्क पुरुष महिलाएं शामिल होते। ऐसी 2 पंचायतें मिलकर एक वर्किंग पार्टी बनाती और अपना एक नेता चुनती। ऐसी पंचायतों के 100 पहले नेताओं में कम से कम सामान्य बहुमत यानी 51 नेताओं द्वारा दूसरे स्तर का नेता चुना जाता, जिसके निर्देशों और सहयोग से पहले स्तर के नेता काम करते। इसी प्रक्रिया से देश भर में दूसरे स्तर के तमाम नेता चुने जाते और जो सामूहिक रूप से पूरे भारत की सेवा करते। दूसरे स्तर के सभी नेता एक मुखिया चुनते जो पूरी व्यवस्था के नियामक के तौर पर काम करता। गांधी मानते थे कि जनप्रतिनिधि बनने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य है, तो उस हिसाब से आज के तमाम जनप्रतिनिधि सिर्फ खादी पहनते, कोई नशा नहीं करता, हिंदू नेता छुआछूत नहीं मानते, धार्मिक आधार पर सब बराबर होते, सबको अपने काम का हिसाब किताब खुद रखना पड़ता। ओबामा भी ये बात कह रहे हैं कि हमने 50-50 वर्ष तक आर्मी का प्रयोग करके देख लिया, पर वो सिला हासिल नहीं होता जब तक कि लोगों का दिल नहीं बदलता, जब तक कि लोगों के दिमाग नहीं बदलते, तब तक केवल हिंसा के माध्यम से हम दुनिया को नहीं बदल सकते। तो अहिंसा का मैसेज, अस्पृश्यता को दूर करने का मैसेज, ये सारे मैसेजेस गांधी के जीवन में हमें दिखाई देते थे। वैसे तो बापू के सपने वाले भारत में राजनीति सिर्फ एक लक्ष्य को हासिल करने का साधन थी। वो लक्ष्य था भारतीय जनमानस को तमाम समस्याओं से मुक्ति दिलाना। बापू के भारत में राजनीति साफ सुथरी होती और राजनीतिक कार्यकर्ता का एक मिशन होता, भारत को हर समस्या से आजाद करना।
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। तो आज देश बापू का जन्म दिवस मना रहा है। हम वो तमाम बातें याद कर रहे हैं जो राष्ट्रपिता ने अपने जीवन काल में देश के सामने रखी थी। लेकिन ये सच है कि आज जो भारत है वो बापू के सपनों का नहीं है। हाँ, ये सच है कि उन सपनों की झलक हर तरफ मिलती है, हमारे विचारों में, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में। राजनीति से लेकर सामाजिक व्यवस्था में बापू के विचार प्रासंगिक और जीवंत हैं। ये देश बापू वाला ही है, ये भारत गांधी के सपनों का ही है। लेकिन आंशिक पूर्ण स्वराज अभी भी भारत को मिलना शेष है। वैष्णव जन तो तेने